मयूरेश जोशी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सर गुड मॉर्निंग, बताइए क्या उम्मीदें हैं आपकी जेट एयरवेज से? मॉर्निंग हेमंत जी। आई थिंक लार्जली अगर हम एक लैंडस्केप डालें तो जितने क्रूड ऑयल प्राइसेस की गिरावट से बेनिफिट आना था ETF प्राइसेस पे एंड सब्सिक्वेंटली मार्जिन्स पे, लार्ज कंपोनेंट ऑफ दैट प्रॉब्ली हैज़ गॉट जस्टेटेड। सेकेंडली आई थिंक अगर हम देखें कि जो यूटिलाइजेशन लेवल्स होते हैं स्पेसिफिकली एयरलाइंस के लिए, आई थिंक स्ट्रॉन्ग मंथ्स है प्रॉब्ली पास थ्रू। तो मुझे लगता है आई थिंक थोड़े म्यूटेड या सॉफ्ट नंबर्स आने की ही उम्मीद है, और जितना पास थ्रू हम देख रहे थे बिकॉज ऑफ फॉलिंग क्रूड प्राइसेस, दैट इज प्रॉब्ली गॉट इन टू द प्राइस। तो कहीं ना कहीं आई एम एक्सपेक्टिंग सॉफ्ट नंबर्स प्रॉब्ली टू कम थ्रू। और एविएशन स्टॉक्स पे आई थिंक मेरे ख्याल से आई थिंक वन रियली नीड्स टू बी अ वेरी टेक अ कंजर्वेटिव व्यू एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, क्योंकि जैसे कंपटीशन बढ़ रही है, जैसे टैरिफ्स है, जिसे बार बार हम कह रहे हैं, रेगुलेटरी फीस, आई थिंक ऑल दिस फैक्टर्स विल प्ले आउट। और सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर क्रूड होता है। तो मेरे ख्याल से आई थिंक द बेनिफिट्स प्रॉब्ली हैव पास थ्रू। तो आई थिंक अगर लोड फैक्टर्स बढ़ते नहीं हैं तो दैट विल हैव सम अमाउंट ऑफ डैम्पनिंग इन द स्टॉक परफॉर्मेंस। ये जेट एयरवेज पर आए, देखते हैं आज बैंड में आने के बाद स्टॉक में किस तरह का एक्शन होता है, और इस पर राय भी लेंगे हमारे एक्सपर्ट्स वायदा कारोबार के भी जुड़ने वाले आशीष चतुर्मुता। और दिल्ली से हमारे साथ तकनीकी राय देने के लिए आरके ग्लोबल के वाइस प्रेसिडेंट राकेश बंसल भी जुड़ चुके हैं। तो राकेश, पहले तो शुरुआत में एक राय निफ्टी और बैंक निफ्टी पर बताएं, चार्ट्स के लिहाज से आपको क्या कहीं कोई क्लियर डायरेक्शन नजर आता है, क्या ट्रेड लेंगे? गुड मॉर्निंग अनिल जी। अनिल जी, निफ्टी की बात करें तो यहाँ पे डायरेक्शन क्लियर नजर आता है। नीचे में 8500 से लेकर 8520 एक अच्छा सपोर्ट है। मेरा ऐसा मानना है मौजूदा स्तरों पे निफ्टी को बाय करना चाहिए। निफ्टी स्पॉट के अंदर 8518 का स्टॉप लॉस लगा के निफ्टी में बाइंग करनी चाहिए, और निफ्टी मुझे लगता है एक अच्छी रैली दिखा सकता है टूवर्ड्स 8670 8680। बैंक निफ्टी की बात करें तो अनिल जी एक डाउनवर्ड चैनल में ट्रेड कर रहा है। ऊपर में 19,000 एक रेजिस्टेंस है, नीचे में 18,560 एक सपोर्ट है। जिस भी डायरेक्शन में ब्रेकआउट हो उस डायरेक्शन में ट्रेड करना चाहिए। बट एकमात्र इंडेक्स जो कि मुझे लगता है इन दोनों इंडेक्स को आउट परफॉर्म कर सकता है वो है निफ्टी आईटी, जहां पे एक राउंडिंग बॉटम फॉर्मेशन आर्ली चार्ट पे देखने को मिल रहा है। 11,100 का स्टॉप लॉस लगाना चाहिए और 11,437 के लक्ष्यों के लिए निफ्टी आईटी को बाय करना चाहिए। आईटी के अंदर देखें तो टीसीएस एक बेहतरीन स्टॉक लग रहा है। इन्फोसिस ने नीचे में 1060 पर एक सपोर्ट लिया हुआ है। अगर इन्फोसिस भी 1095 के ऊपर निकलेगा उसके अंदर भी ब्रेकआउट देखने को मिलेगा। एचसीएल टेक महिंद्रा सब में एक अच्छी एक्यूमुलेशन लग रही है। तो मुझे लग रहा है इस थोड़ा सा अनसर्टन माहौल में शायद आईटी एक नया एक आउट परफॉर्मेंस दिखाने का पोटेंशियल रखता है। चलिए, तो बाजार को एक पिलर की तलाश थी, वो पिलर हो सकता है आईटी सेक्टर, ये कहना है राकेश बंसल जी का। ये सेक्टर पर रखिए नजर। टीसीएस बेस्ट पिक है इस पूरे स्पेस में। आशीष चतुर्मुता भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनसे भी पूछेंगे कि वो निफ्टी और बैंक निफ्टी को किस तरह से आज अप्रोच करेंगे। लेकिन पहले एसपी अपैरल्स की लिस्टिंग आज होने वाली है। अनिल, क्या अपेक्षा है? 268 का इशू प्राइस है, कहाँ लिस्ट होगा, क्या करना चाहिए जिनके पास शेयर हैं? कोई बहुत बड़ी दमदार लिस्टिंग तो होगी नहीं ना। 8-10% की प्रीमियम 20-22 रुपये ऊपर लिस्ट हो जाए 268 यानी 270 290 के आसपास। तो हाँ, ये ज़रूर है कि जो कल वाला फॉर्मूला आज भी काम आ जाएगा, दिलीप बिल्डकॉन वाला। हाँ, एक्चुअली एक चीज़ है कि लिस्टिंग के बाद कितनी खरीदारी आती है वो पता नहीं। अब इस आईपीओ में ऐसा नहीं कि रेस्पॉन्स बहुत तगड़ा आया हो दूसरे आईपीओ के कंपैरिजन। तो दूसरे आईपीओ में थोड़ा आसान था कि बताना कि लिस्टिंग के बाद बड़ी बाइंग आ सकती है। इसमें आएगी या नहीं आएगी, तो मैं तो ये कहूँगा कि अगर आपको 10% के मुनाफे से संतोष है तो बुक कर लीजिए, या फिर आप एक चांस लेना चाहते हैं, चूंकि इशू ज़्यादा भरा नहीं, तो फिर एक चांस लेना चाहिए। और वो चांस कैसे लेना चाहिए? समझिए 20-22-25 रुपये ऊपर खुल गया इशू, आप 268 के सामने 280 का स्टॉप लॉस लगा लीजिए, तब भी आपके 12 रुपये तो बनेंगे, ठीक है। और उसके बाद थोड़ा राइड कीजिए, तो हो सकता है पॉजिटिव साइड पर सरप्राइज कर दे ये स्टॉक। तो 300-320 की रेंज में जाने की क्षमता रखता है, देखते हैं। तो बेटर यही है थोड़ा इंतजार कर ले, लेकिन स्टॉप लॉस के साथ 280 का स्टॉप लॉस लगाइए और होल्ड करिए, देखिए किस तरह से ये परफॉर्म करता है। लेकिन कल तो ज़बरदस्त लिस्टिंग देखने को मिलती है दिलीप बिल्डकॉन की तरफ से। आप देखिए 16% की बढ़त के साथ तो उस स्टॉक ने समाप्ति दी थी। 240-45 हम कह रहे थे, वहीं 240 के नीचे गया नहीं। 235 का स्टॉप लॉस अभी तक इंटैक्ट है। बिल्कुल, तो वही तो स्टॉप लॉस के साथ अगर आप होल्ड करें, जो शेयर आपको मिला है, तो आपको फायदा कमाने के पूरे भरपूर मौके मिलते हैं। पैसा तो प्राइमरी मार्केट में अच्छा बनता हुआ नजर आ रहा है, इसमें तो कोई दो राय वाली बात नहीं है। लेकिन आप देखिए इस समय एसजीएक्स निफ्टी 8 अंक ऊपर ट्रेड कर रहा है। हमारे एक्सपर्ट्स का दमदार पैनल हमारे साथ बना हुआ है। आशीष चतुर्मुता भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनसे जानेंगे उनकी क्या राय है बाजार पर। एक छोटे से ब्रेक के बाद बाकी एक्सपर्ट्स भी हमारे साथ बने हुए हैं।
हमारे एक्सपर्ट्स हमारे साथ हैं, संदीप वागले साहब, राकेश बंसल जी और आशीष चतुर्वेदी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं कार्यक्रम में, और मयूरेश जोशी तो है ही। आप सबका स्वागत है। आशीष, पहले अब शुरुआत करते हैं आपकी पिक्स के साथ। दो बैंकिंग और फाइनेंशियल सर्विसेज से पहले जो दो स्टॉक आपने चुने उस पर पूछूंगा, L&T फाइनेंस और कोटक बैंक। गुड मॉर्निंग अनिल जी। देखिए बिल्कुल NBFCs में एक स्ट्रेंथ क्लियरली नज़र आ रही है, और हमने लास्ट वीक ही DHFL पे एक लॉन्ग रिकमेंडेशन दी थी। स्टॉक ऑलरेडी 12% ऊपर है, और अब मुझे लगता है कि इसी स्पेस में L&T फाइनेंशियल होल्डिंग एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग डेटा के साथ में उभर के आ रहा है। स्टॉक ऑलमोस्ट 2 साल के बाद 88-89 के लेवल के ऊपर कंटिन्यूसली सस्टेन हो रहा है, और वीक मार्केट्स के अंदर भी इसके अंदर में हमने देखा 89 का जो लेवल है वो कंटिन्यूसली मेंटेन हो रहा है। हमने देखा 85 से 88 की इस रेंज में करीब 12 से 13% का ओपन इंटरेस्ट में इजाफा हुआ है, तो क्लियरली लॉन्ग साइड का डोमिनेशन काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। करंट लेवल स्पेस पे लॉन्ग पोजीशन बनाई है। 86 का एक स्टॉप लॉस में नीचे में रिकमेंड करता हूँ, और मेरा ये मानना है कि स्टॉक अपने ऑल टाइम हाई को क्रॉस करेगा, तो 97 तक के टारगेट्स आने वाले कुछ दिनों के अंदर में L&T फाइनेंशियल होल्डिंग के अंदर में एक्सपेक्ट किए जा सकते हैं। दूसरी पिक मेरी होगी प्राइवेट सेक्टर बैंक के अंदर, जहाँ पर मेरा मानना है कि कोटक महिंद्रा बैंक एक लंबे कंसोलिडेशन के बाद अब एक अच्छी स्ट्रेंथ दिखा सकता है। स्टॉक के अंदर पोटेंशियल है कि ये भी अपने पुराने ऑल टाइम हाइस को क्रॉस करे। यहाँ भी हमने देखा है कि अच्छा खासा ओपन इंटरेस्ट का इजाफा 750 से 780 के जोन में कंटिन्यूसली बनता हुआ नजर आ रहा है, तो क्लियरली मुझे लगता है ये स्टॉक एक स्ट्रॉन्ग आउट परफॉर्मेंस की तैयारी कर रहा है। 755 का एक स्टॉप लॉस के साथ लॉन्ग पोजीशन बनाई है। 815 के टारगेट्स नेक्स्ट 3-4 दिनों में कोटक महिंद्रा बैंक में हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ऑलराइट, चलिए, तो ये दो ऐसे स्टॉक्स हैं जहां पर तेजी करने की राय हमारे एक्सपर्ट आपको दे रहे हैं। TCS भी है, आशीष चतुर्वेदी की राय, और कुछ देर पहले आपने सुना राकेश बंसल भी कह रहे थे कि IT सेक्टर उनको पसंद है और TCS सबसे अच्छा प्रदर्शन दिखा सकता है। तो ये वो पिक है जो दोनों ही एक्सपर्ट्स की कॉमन है, इस पर भी बात करेंगे आगे, और काफ़ी सारी पिक्स लेंगे। लेकिन मयूरेश, आपसे एक राय लेना चाहता हूँ चीनी सेक्टर के ऊपर। आप देखिए, चीनी की दाम को काबू करने के लिए सरकार हर रोज़ एक नया कदम उठा रही है। 2 दिनों पहले CNBC आवाज़ ने रिपोर्ट किया कि NCDEX में जो खरीदारी करने के लिए मार्जिन लगता है उसको बढ़ाकर 45% सरकार कर रही है। इससे पहले हमने आपको ये भी बताया कि करीब सरकार चाहती है कि जो चीनी कंपनियों के पास बड़ी इन्वेंट्री पड़ी है उसको बाज़ार में फेस्टिवल सीजन से पहले उतारा जाए। और अब यहाँ पर खबर आती हुई आज कि एक्साइज ड्यूटी इथेनॉल पर 12.5% लगा दी गई है। कल देर रात सरकार ने ये नोटिफिकेशन भी जारी किया है, तो चीनी की कीमतों को काबू करने की कोशिश कर रही है सरकार। ये बताइए, इस मूव को आप किस तरह से देखते हैं? चीनी के शेयरों में हम देख रहे हैं अब अपसाइड नहीं देखने को मिल रही, जिनको मुनाफा हो रहा है क्या वसूल लेना चाहिए? क्या राय रखते हैं आप इस सेक्टर पर? रनअप देखेंगे स्टॉक्स में, आई थिंक सब्सटेंशियल रनअप हो गया था, एंड वैलिड रीजंस की वजह से हो गया था। अगर हम रियलाइजेशंस देखें वो द पास्ट सो मेनी क्वार्टर्स, आई थिंक ऑन एन अप ट्रेंड था, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के ऊपर निकल गया था। जितने इन्वेंट्री पे आई थिंक शुगर कंपनीज बैठी थी, आई थिंक दे वर मेकिंग ह्यूज अमाउंट ऑफ इन्वेंट्री गेन्स विद द ओल्ड स्टॉक दैट दे वर कैरिंग। तो कहीं ना कहीं आई थिंक जो बेनिफिट्स प्रॉब्ली सेक्टर के लिए आने थे इन टर्म्स ऑफ रियलाइज्ड गेन्स, आई थिंक दैट इज प्रॉब्ली कम थ्रू इन देयर बैलेंस शीट्स। और कोई भी चीनी कंपनी का आप नंबर निकाल के देखिए क्वार्टर के लिए, आई थिंक दैट क्वार्टर्स नंबर्स कंपेयर्ड ऑन ईयर बेसिस एक एक्सपोनेंशियल ग्रोथ देखने मिल रही है। तो कहीं ना कहीं आई थिंक जो गवर्नमेंट की मूव्स हैं, प्रॉब्ली दे वांट टू प्रॉब्ली इंश्योर कि शुगर प्राइसेस डोंट रन अवे। और कहीं ना कहीं आई थिंक यूपी के इलेक्शंस आ रहे हैं अगले साल, तो वहां पे आई थिंक सैप और FRP प्राइसेस कैसे डिटरमाइन होते हैं जस्ट बिफोर इलेक्शंस, आई थिंक इवन दैट कैन हैव अ टेलिंग इफेक्ट। बट कहीं ना कहीं आई थिंक शुगर साइकिल हैज टू टर्न, और ये साल के लिए आई थिंक जैसे प्रोडक्शन एस्टिमेट्स हम बता रहे थे और जैसे अनुमान लगा रहे हैं, इन माई ओपिनियन अगेन आई थिंक द नेक्स्ट 2 years विल बी अक्रेटिव फॉर शुगर। लेकिन प्राइसिंग कैसे इवॉल्व होती है, क्योंकि प्राइसिंग ऑलरेडी इज रूलिंग एट ऑल टाइम हाई लेवल्स, यहाँ से कितनी बढ़ सकती है, आई रियली हैव माई डाउट्स। तो कहीं ना कहीं आई थिंक द गवर्नमेंट एफर्ट्स टू कर्ब प्राइसेस विल हैव सम अमाउंट ऑफ डैम्पनिंग इफेक्ट। जैसे प्राइसेस बढ़ा रहे हैं, जैसे आई थिंक कर्ब्स ला रहे हैं, इनफैक्ट इवन विद द ड्यूटी इंक्रीज और एथेनॉल, कहीं ना कहीं आई थिंक दैट कैन हैव सम अमाउंट ऑफ स्टॉपेज इन टर्म्स ऑफ कैपिंग ऑफ प्राइसेस। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है आई थिंक सीमेंट शुगर स्टॉक्स हैड रन अप क्वाइट वेल, और काफ़ी अच्छा से रन अप हुआ था, तो कहीं ना कहीं करेक्शन ड्यू है। तो इफ पीपल आर मेकिंग मनी, मेरे ख्याल से आई थिंक सम मनी हैज टू बी टेकन अप द टेबल। तो ये राय है, शुगर शेयरों पर दबाव दिखेगा इन खबरों के चलते। रहिए तो सेक्टर ऐसा है जो खबरों के दम पर ही चलता है और गिरता है। तो आज गिरावट का दिन। लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, और ब्रेक के बाद कुछ और बेहतरीन पिक्स भी है हमारे एक्सपर्ट्स के पास, नतीजों के दम पर एक्शन, और कुछ सेक्टर्स जो आज बड़े उछाल गिरावट में रहने वाले हैं, तो वहां पर कैसे ट्रेड करें, किन स्टॉक्स में करें, बताएंगे इस ब्रेक के बाद। स्वागत है आप सभी का CNBC आवाज पर। आप देख रहे हैं मार्केट काउंटडाउन, एक्सपर्ट्स का दमदार पैनल हमारे साथ आज जुड़ा हुआ है। संदीप वागले साहब तो हैं ही हमारे साथ, आशीष चतुर्वेदी जी, मयूरेश जोशी, राकेश बंसल, सभी मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं।
और अब फोकस करते हैं कुछ और खबरों के ऊपर। यहाँ एक्सपेक्टेशंस थी कि MSCI की जो क्वार्टरली रिव्यू होगा उसमें MSCI इमर्जिंग मार्केट इंडेक्स में बजाज फिनसर्व और पिडिलाइट इन 2 शेयरों में को जोड़ा जाएगा, शामिल होगा, इसमें फ्लोज आएंगे, ये उम्मीदें यहाँ पर लगाई जा रही थी। और कल देखिए जो रिजिग हुआ है उसमें ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। हालांकि जो रिजिग हुआ है उसमें आप देखिए एक्सिस बैंक, येस बैंक, BPCL, आइशर मोटर्स, इसमें कुछ इनफ्लोज आएंगे तो इन कंपनियों के लिए तो पॉजिटिव माना जा सकता है। लेकिन जिन्होंने तेजी ये सोच के की थी कि बजाज फिनसर्व का नाम आएगा, पिडिलाइट का नाम आएगा, उनके लिए थोड़ा डिसअपॉइंटिंग है। चार्ट्स कैसे लगते हैं इन दोनों ही शेयरों के, वागले साहब बताइए, आपने देखे हैं? हेमंत, बजाज फिनसर्व मुझे पॉजिटिव लगता है शॉर्ट टर्म में। मुझे लगता है ये स्टॉक 2900 तक जा सकता है। तो अगर गिरावट हो खरीदना चाहिए? मैं गिरावट में खरीदने की राय दूंगा। 2760 का क्लोज है, मे बी 2700 तक मिलता है विद अ स्टॉप लॉस ऑफ 2650 फॉर अ टारगेट ऑफ 2900। पिडिलाइट न्यूट्रल व्यू है, ना कोई क्लियर बुलिश संकेत है ना बेरिश है, तो मैं व्यू देना मतलब कोई व्यू देने का ये बनता नहीं है। अच्छा, ये फाइनेंस कंपनी की बात निकली तो एक रिलायंस कैपिटल पर राय दीजिए आप। आशीष वायदा कारोबार के ट्रेडर्स के लिए मेरे ख्याल से कल सेकंड हाफ में ये स्टॉक थोड़ा चलता हुआ दिखा था, जहाँ तक मुझे याद है। सही चार्ट लेकर आते हैं, क्योंकि जब ये खबर आई थी कि आज शाम को ये रीस्ट्रक्चरिंग होगी, बेसिकली आइडिया तो वही है, फाइनेंशियल सर्विसेज का सही वैल्यूएशन मिल जाए बिरला ग्रुप को। अब ये एक और स्टॉक है NBFC स्पेस में जिनमें सिमिलर बिजनेस है, वही इंश्योरेंस, वही म्यूचुअल फंड, वही फाइनेंशियल सर्विसेज। एक वैल्यू अनलॉकिंग का केस तो ये भी बनता है, ये भी स्टॉक उतना चला नहीं है, खरीदना चाहिए। बिल्कुल अनिल जी, देखिए बढ़ेगा तो ये भी मुझे लगता है, क्योंकि कल आप वॉल्यूम्स देखिए, ऑलमोस्ट कल हमने देखा पिछले 2 दिन के वॉल्यूम से 30% ज़्यादा का वॉल्यूम हमें कल क्लियरली F&O सेगमेंट में देखने को मिला और प्राइस एक्शन काफ़ी स्ट्रांग रहा। तो मेरा ये मानना है कि अब जब तक स्टॉक 425 के लेवल्स को ब्रीच नहीं करता, बहुत स्ट्रांग पॉसिबिलिटी है स्टॉक 470 475 के लेवल्स को ऊपर में टेस्ट करे। तो 7 से 8% की बढ़त करेंट लेवल से आना इस स्टॉक में कोई बड़ी बात मुझे नहीं नज़र आती है। ओके, 7 से 8% तक की मजबूती और आरकेप में हो सकती है। ये बढ़त वायदा कारोबार के ट्रेडर के लिए काफ़ी बड़ी मानी जाएगी। 7-8% इस तरह के स्टॉक्स का चलना बड़ा कहा जा सकता है। फिलहाल चल रहे हैं एशियाई बाजार, सब मजबूत है, फर्स्ट क्लास, और ऐसे में SGX निफ्टी में सिर्फ 10 पॉइंट की तेजी थोड़ी और बनती, तो कितनी बनेगी ये देखेंगे हम थोड़ी देर में, जब लेकर आएंगे आपके लिए प्री ओपनिंग सेशन बताएंगे, भारतीय बाजारों की शुरुआत, साथ ही रुपए की ओपनिंग, स्टॉक 2020 का अपडेट और कंटिन्यूस ट्रेडिंग सेशन का भरपूर एक्शन शुरुआती कारोबार में, जहां आपको वॉल्यूम, प्राइस, ओपन इंटरेस्ट और तमाम ट्रेडिंग के मौके। इस छोटे से ब्रेक के बाद जुड़िएगा हमारे साथ पहला सौदा में। पहला सौदा में आपका स्वागत है। बाजारों के खुलने की तैयारी, प्री ओपनिंग सेशन में एक्सपर्ट्स का दमदार पैनल, संदीप वागले, आशीष चतुर्मुता, मयूरेश जोशी और राकेश बंसल, सिप्ला, सन फार्मा। रिजल्ट्स के पहले दोनों में से खरीदना हो कोई एक या बेचना हो या भले ही दोनों ही, आशीष आप बताएं, वायदा कारोबार के ट्रेडर्स के लिए ट्रेड किया है, आज बड़ा दिन है दोनों ही कंपनियों के लिए। देखिए अनिल जी, डेफिनेटली थोड़ा रिस्की कॉल होगा, बट जिस तरह से डेटा उभर के आ रहा है, हमने देखा कि थोड़ा सा लॉन्ग बिल्डअप इसके अंदर में बन रहा है। डेफिनेटली हायर लेवल्स पे नहीं बनता है। जब भी स्टॉक थोड़ा करेक्शन होता है उसके बाद में हम देखते हैं कि दोनों ही स्टॉक के अंदर में लोअर लेवल्स पे एक अच्छी खासी पोजीशन लॉन्ग साइड पे बिल्डअप होती है। तो मेरा मानना है कि 3 से 4% का आपको डाउन साइड का एक रिस्क रख के लॉन्ग ट्रेड के अंदर ही इसके ऊपर बायस रखना चाहिए। जहाँ तक कि सन फार्मा का सवाल है, एक बार स्टॉक जैसे 135 के ऊपर जाएगा तो मुझे लगता है तब एक अच्छा एक्शन आएगा और वहाँ पर पे स्टॉक का अंदर पोटेंशियल है 870 880 के लेवल्स को ऊपर में टेस्ट करने के लिए। ऑलराइट, चलिए तो ये राय इन दोनों ही फार्मा कंपनियों के ऊपर आज नजर रखिएगा, इनके नतीजे आने वाले हैं। जेके लक्ष्मी सीमेंट, राकेश आपसे राय लेना चाहता हूँ। नतीजे तो काफ़ी ज़बरदस्त दिख रहे हैं और आप देखिए सीमेंट कंपनियों ने इस क्वार्टर में क्या शानदार प्रदर्शन दिखाया है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 8.5% से बढ़कर सीधे 15% पर, और घाटे से मुनाफे में आई है कंपनी। 23 करोड़ का घाटा था पहले और अब 28 करोड़ से ज़्यादा का मुनाफा। चार्ट्स कैसे दिखते हैं जेके लक्ष्मी सीमेंट के? हेमंत जी, चार्ट्स काफी पॉजिटिव हैं, जैसे आपने मेंशन करा, घाटे से प्रॉफिट में आई हैं। टेक्निकली भी देखें तो स्टॉक एक नई टेरिटरी में एंटर करा है। स्टॉक ने आप देखें तो 422.25 का जो एक क्रिटिकल रेजिस्टेंस था उसको तोड़ के एक नई टेरिटरी में एंटर करा है। एज ऑफ नाउ 420 से लेकर 425 एक स्ट्रॉन्ग बेस है स्टॉक का। स्टॉक क्लियरली बाय ऑन डिक्लाइन वाला स्टॉक है और टेक्निकली स्टॉक 500 के आंकड़े को भी टेस्ट करने का पोटेंशियल रखता है ऊपर में।
मजबूती हो सकती है 7 शेयरों में। रिजल्ट तो एक्चुअली हम भले बात नहीं कर रहे, ग्रासिम के भी बड़े दमदार आए थे क्योंकि वो डीमर्जर के चक्कर स्प्लिट भी है उसमें तो, हाँ मर्जर के चक्कर में रिजल्ट तो दबी गए, जबकि रिजल्ट ग्रासिम के भी बहुत अच्छे, अल्ट्राटेक के अच्छे थे, तो खैर ग्रासिम के तो होनी है, अच्छी खासी हिस्सेदारी है ग्रासिम के पास अल्ट्राटेक की। अच्छा, अब भारतीय बाजार खुलने की तैयारी में है। प्री ओपनिंग सेशन में एसजेएक्स निफ्टी आपको 10 पॉइंट ऊपर दिख रहा है और एशियाई बाजार सारे के सारे मजबूत है। इनफैक्ट एशियाई बाजार ज़्यादा मजबूत है एसजेएक्स निफ्टी के मुकाबले में। देखे थे आप हांगकॉन्ग, शंघाई, निक्केई, ये तमाम बड़े बाजार जिन पर फोकस होना चाहिए वो मजबूती के साथ कारोबार करते हुए दिख रहे हैं। तो चलिए भारतीय बाजार की शुरुआत तो पॉजिटिव हो जाएगी, उसके बाद देखते हैं आगे किस तरह का रुझान बनता है। पहले टिक आपकी स्क्रीन पर आने की तैयारी में सेंसेक्स और निफ्टी पर। देखिए किस लेवल्स पर आप देखते हैं, मेरी नज़र तो आदित्य बिरला, नूर, ग्रासिम पर है। ग्रासिम 10% नीचे पहली टिक पर दिख रहा है, यहाँ पर कमजोरी के साथ शुरुआत, और एबी नूर भी 10% नीचे दिख रहा है। देखते हैं किन लेवल्स पर सेटल होगा। विप्रो, इन्फोसिस, टीसीएस तीनों ही लाल निशान में खुलते हुए दिख रहे हैं, तो आईटी कंपनी में थोड़ी सी कमजोरी दिख रही है। टाटा मोटर्स 3% ऊपर नजर आ रहा है, तो ये शुरुआती कारोबार का रुझान है, लेकिन हम नज़र रखेंगे रुपये पर। देख लेते हैं रुपए की किस तरह की शुरुआत होगी। इस बीच सेंसेक्स डबल सेंचुरी मारता हुआ प्री ओपनिंग सेशन में, निफ्टी हालांकि 18 पॉइंट ऊपर खुलने के संकेत देता हुआ दिख रहा है। तो इंटरेस्टिंग होगी भारतीय बाजार की शुरुआत। इस वक्त ये संकेत आइए करेंसी मार्केट की हो चुकी है ओपनिंग, और हमेशा की तरह सबसे पहले आपको करेंसी मार्केट का भाव 6683 ये है लेवल इस वक्त करेंसी मार्केट में रुपए की ओपनिंग का। 1 पैसे के फायदे के साथ बाजार खुलता हो, तो कोई खास बदलाव इस वक्त यहाँ पर है नहीं है मतलब। बिल्कुल, और नजर रखिएगा उन कंपनियों पर जहां पर नतीजे कल बाजार बंद होने के बाद आए हैं। चलिए आपको बताता हूं, जेके लक्ष्मी सीमेंट की तो हमने बात करी, घाटे से मुनाफे में आई है ये कंपनी, तो ये मजबूती के साथ आज कारोबार की शुरुआत करेगा। पॉलीप्लेक्स एक कंपनी है जो लॉस से प्रॉफिट में आई है। प्राइम फोकस एक और ऐसी कंपनी जो लॉस से प्रॉफिट में आई है, तो ये 3 कंपनियां घाटे से मुनाफे में आई हैं। ट्रेंट टाटा ग्रुप की शानदार कंपनी, आप देखिए इसने भी 60% ज़्यादा मुनाफा पेश किया है। जिंदल स्टेनलेस, इसका घाटा घटता हुआ नजर आया, तो ये एक पॉजिटिव बात होगी। आईटीआई नतीजों के ऊपर ये कम और खबरों के ऊपर ज़्यादा चलता है, आज बहरहाल नतीजों के ऊपर गिरेगा ये स्टॉक। 95% देखिए लॉस इनका बढ़ गया है। आईटीआई एक छोटी सरकारी कंपनी जिसको सरकार बेल आउट करने की कोशिश हर बार कर रही है। शेरॉन बायो के भी नंबर्स बेहद कमज़ोरी भरे आए हैं, तो ये कुछ आंकड़े हैं जिस पर हमारी नज़र आज रहने वाली है। नज़र रहेगी ऑटोलाइन इंडस्ट्रीज़ पर भी, बोर्ड बैठक है इनकी प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट के ऊपर, और रॉयल ऑर्किड की बोर्ड बैठक है आज बोनस के ऊपर। तो ये कुछ ऐसे स्टॉक्स हैं जो खबरों के दम पर आज एक्शन में रहने वाले हैं। एस्कॉर्ट्स पर बात करना चाहता हूं और राय आपसे लूंगा। वागले साहब, क्या दमदार तेजी देखने को मिली है कल, जिस तरह से इन्होंने अपने ऑटोमोटिव डिवीजन को बेचने का अनाउंसमेंट किया है, ज़बरदस्त पॉजिटिव माना जा रहा है। अच्छी तेजी कल देखने को मिली। 52 वीक्स हाई स्टॉक ने भी लगाए हैं, बल्कि राकेश झुनझुनवाला के सारे स्टॉक्स देखिए आप, डेल्टा कॉर्प, एस्कॉर्ट्स, क्या दमदार तेजी देखने को मिल रही है। जितनी तेजी होनी थी हो चुकी है और ऊपर जा सकता है। इस शेयर पर क्या राय है आपकी? हेमंत, और ऊपर तो जा सकता है, मोमेंटम है स्टॉक में कल जिस तरह से निकल रहा है, लेकिन क्या मैं ये भाव पे लूंगा? द आंसर इज जिनके पास है वो होल्ड बिल्कुल होल्ड कर सकते हैं, आज मुनाफा वसूल कर। नहीं, बिल्कुल होल्ड कर सकते हैं। मुझे लगता है ये 350 360 तक भी जा सकता है। एक 270 के स्टॉप लॉस से होल्ड करना होगा। होल्ड करें स्टॉक्स को। एक और स्टॉक यूनाइटेड स्पिरिट्स कल बड़ी उछाल दिखाता हुआ नजर आया, और सेकंड हाफ में बड़ी ज़बरदस्त तेजी बनी। अगर कल का चार्ट हम दिखा पाएँ तो मेरे ख्याल से मॉर्गन स्टैनली की कल रिपोर्ट भी आई थी, उसके बाद में स्टॉक में बड़ी तेजी बनती दिखी। मॉर्गन बड़ा बुलिश हो रहा है, और कल की स्टॉक की मजबूती के बाद क्या आज खरीदारी का मौका है वायदा कारोबार के ट्रेडर्स के लिए? बताएं आशीष। देखिए अनिल जी, शॉर्ट टर्म बेट तो बिल्कुल पॉजिटिव ली जा सकती है, क्योंकि कल वॉल्यूम्स बहुत अच्छे हुए और ऑलमोस्ट 3 दिन की फॉल इस स्टॉक ने 1 दिन के राइज के साथ में निकाला। ये एक अच्छा सिग्नल है, तो उसको देखते हुए मुझे लगता है कि 2450 तक के स्तर देखने को मिल सकते हैं। ऑन डाउन साइड 2200 का एक स्टॉप लॉस रख के लॉन्ग पोजीशन इसके अंदर बनाई जा सकती है। ऑलराइट, चलिए तो ये रहा यूनाइटेड स्पिरिट्स पर। चीनी कंपनियों पर नजर रखिएगा। बलरामपुर चीनी के नतीजे अच्छा हैं, घाटे से मुनाफे में आई है, लेकिन चीनी सेक्टर के लिए खराब खबरें निकल कर आ रही हैं, तो देखना होगा आज अगर ये ऊपर खुलता है तो फिर क्लोजिंग किस लेवल पर होती है। पीटीसी इंडिया के नतीजे काफ़ी अच्छे आए हैं, वाटेक वबाग के नतीजे अच्छे आए हैं, तो छोटी मझौली कंपनियां अच्छा प्रदर्शन दिखा रही हैं। कुछ कुछ इस तरह के संकेत आज देखने को मिल रहे हैं, इन पर नजर होगी। और नजर होगी साफ तौर पर
बजाज फिनसर्व और पिडीलाइट पर भी एक्सपेक्टेशंस थी कि एमएससीआई इमर्जिंग मार्केट में ये इंडेक्स में ये शामिल होगा, लेकिन हो नहीं पाया, वो एडिशंस देखने को नहीं मिले हैं। तो आज इन स्टॉक्स में थोड़ा सा दबाव के साथ आज कामकाज की शुरुआत होगी। ग्रासिम के ऊपर नज़र रहने वाली है सबकी और देखना होगा वो किस तरह से ओपन होता है। और आदित्य बिरला नूवो तो ज़्यादा दबाव के साथ खुलेगा। तो आदित्य बिरला नूवो देखिए अभी भी 10% नीचे है प्री ओपनिंग सेशन में। ग्रासिम में हालांकि इतनी गिरावट नहीं, लेकिन फिर भी 3.5% की कमजोरी देखने को मिल रही है। प्री ओपनिंग ट्रेड अभी सेटल नहीं हुए हैं, 9:06-7 के आसपास एग्जैक्ट भाव आ जाएगा, तब हम इसके बारे में बात भी करें। हम बात कर रहे थे कि 14% 13% का गैप है स्वैप रेशियो में, उससे कम होकर 10% के आसपास कहीं सेटल होना है। और शायद यही वजह कि ये 10% गिरा तो ये 3% गिरा। एक्चुअली वही बात है कि ग्रासिम अगर पॉजिटिव खुल जाता तो शॉर्ट करने का एक अच्छा मौका होता है, लेकिन ग्रासिम पॉजिटिव खुल नहीं पाएगा। अगर एबी नुओ को 10% नीचे खुलना है तो फिर ग्रासिम ऊपर कैसे खुल सकता है? और अब ये जब अनाउंसमेंट आ जाता है स्वैप रेशियो का, तब एक साथ ही ये शेयर चलते हैं, गिरते हैं, बढ़ते हैं, इसी प्रोपोर्शन में होना होगा। और धीरे धीरे इनका जो गैप है, जो प्रीमियम और डिस्काउंट है वो कम होना है, तो अल्टीमेटली नहीं चलेंगे ये शेयर। हो गया इनका बस, मतलब एबी नुओ अब न किसी को, ग्रासिम तो कोई खरीदेगा ही नहीं, ये बात पक्की है। मतलब ग्रासिम तो ऐसा हो गया कि जिसके पास है अब उसको ये सोचना मैं करूँ तो क्या करूँ इसका। और एक्चुअली इन वैल्यूएशंस में अगर आप ग्रासिम 40 या 50% ही डिस्काउंट पर होल्डिंग कंपनी का दे रहा, होल्डिंग कंपनी में डिस्काउंट 70% 80% भी चले जाते हैं। चलिए अच्छा मैनेजमेंट है, लेकिन बिजनेस कितने सारे हैं उसमें, इतने सारे, वो खिचड़ी बन गई है। तो ऐसे में लोग तो 70% भी डिस्काउंट दे तो बड़ी बात नहीं है। तो ग्रासिम के लिए बड़ा मुश्किल टाइम है अभी। बिल्कुल, लेकिन आप देखिए अनिल इतना नहीं गिर रहा है, ठीक बात है। हाँ। अच्छा समय नहीं है, लेकिन जितनी गिरावट देखी जा चुकी है ग्रासिम में पिछले कुछ दिनों में, एक हफ्ते में अनिल अगर एक शेयर 14-15% पिट जाए, उसके बाद आज देखिए इतना नहीं गिर रहा है, तो एक बार इसको एक्चुअली तो बढ़ना चाहिए ना इसको, जो स्वैप रेशियो उस हिसाब से तो बढ़ नहीं रहा, उल्टा है। आप देखिए 2% नीचे, कायदे से तो बढ़ना चाहिए जो स्वैप रेशियो और इतना गिरा हुआ शेयर है, इनके फेवर में स्वैप रेशियो है, तो बढ़ इसीलिए नहीं रहा है। बिल्कुल बढ़ इसलिए नहीं रहा, बिल्कुल सही बात। उसे उस तरह से देखना चाहिए। दूसरा जो डिस्काउंट है, जो डिस्काउंट है उस पर फोकस करिए। 14% का जो स्वैप रेशियो में डिस्काउंट है उस पर फोकस किया। अब अल्टीमेटली मार्केट अब से लेकर जब तक मर्जर पूरा नहीं होगा सिर्फ और सिर्फ इसी गैप पर ट्रेड करेगा। चलिए बहरहाल इस समय 2% के आसपास की कमजोरी के साथ ग्रासिम खुलने के संकेत दे रहा है। 80-85 रुपए गिर सकता है, देखना होगा ये खुलने के बाद किस तरह से आज ट्रेड करता है। और आप देखिए जो अल्ट्राटेक है, एक बार उस पर भी नज़र डालते हैं और आइडिया पर नज़र डालते हैं, वो किस तरह से प्री ओपनिंग ट्रेड में इस समय सेटल हो रहे हैं। आइडिया में एक तेज़ी देखने को मिल रही है, अल्ट्राटेक में देखिए थोड़ी बहुत मजबूती देखने को मिल रही है। तो ये कुछ और एबी ग्रुप के स्टॉक्स जहां पर आज एक्शन देखने को मिलेगा, इस पर हमारी नज़र रहने वाली है। लेकिन चीनी कंपनियों के लिए देखिए आज का मुश्किल बड़ा दिन, धामपुर शुगर 3.5% नीचे शुरुआत करेगा, इस तरह के संकेत मिल रहे हैं। और ऑयल मार्केटिंग कंपनियों में भी दबाव देखने को मिलेगा। आप देखिए HPCL, BPCL, IOC, कच्चे तेल में जिस तरह से ओवरनाइट अकस्मात तेजी देखने को मिली। मयूरेश और राय आपसे लेना चाहता हूं इसके ऊपर। अब वापस से माहौल बन रहा है कि ओपेक की अगले महीने शायद बैठक होगी, उसमें सहमति बनाने की कोशिश होगी कि प्रोडक्शन फ्रीज कर दिया जाए, प्रोडक्शन कट कर दिया जाए, और इसीलिए कल कच्चा तेल दौड़ा भी। कैसे देख रहे हैं आप कच्चे तेल के मूव को, और ऑयल मार्केटिंग कंपनियों पर क्या व्यू बन रहा है? इन्होंने भी एक जबरदस्त रनअप दिखाया है, क्या मुनाफा वसूल ले या आपको लगता है गिरावट हो तो खरीदारी ही करनी चाहिए? नहीं, एब्सोल्युटली आई थिंक OMCs भी आई थिंक क्लियर बेनिफिशियरी थे फॉलिंग क्रूड के, और जैसे हमने इनमें एक ड्यूअल बेनिफिट देखा था कि वर्किंग कैपिटल कंस्ट्रेंट और डेट दोनों कम हुए थे, एंड एट द सेम टाइम जैसे इनकी एफिशिएंसीज बढ़ी थी बिकॉज ऑफ नो सब्सिडी बर्डन, बैलेंस शीट पे बहुत बड़ा प्ले हुआ था। तीसरा आई थिंक जैसे इनके मार्केटिंग मार्जिन्स में एक सुधार देखने मिला था, पेट्रोल एट अराउंड 1.6 रुपीज़ अ लीटर, डीजल एट अराउंड 1.5 रुपीज़ अ लीटर। वहाँ पे एक स्कोप दिखता है एनालिस्ट को कि अगर मार्केटिंग मार्जिन्स बढ़ते हैं तो इनके जो EPS एस्टिमेट्स हैं ये सब्सटेंशियली बढ़ते हैं। बट अगेन आई थिंक इट्स अ डायरेक्ट प्ले ऑन क्रूड, और जैसे आप कह रहे हैं अगर कुछ ऐसे ओपेक मीट में आता है और क्रूड बढ़ता है तो देयर इज सम शॉर्ट टर्म डैम्पनिंग इफेक्ट। तो मेरे ख्याल से आई थिंक अगर आपका एक शॉर्ट टर्म नजरिया हो तो बिल्कुल प्रॉफिट बुक करनी चाहिए। बट अगेन आई थिंक इफ यू आर कैरिंग अ लॉन्ग टर्म, 1 से 2 साल का, मुझे लगता है मार्केटिंग मार्जिन में सुधार आना स्वाभाविक है। एंड इफ दैट प्रॉब्लम आपने जो EPS एस्टिमेट्स हैं दैट कैन हैव अ सब्सटेंशियल इंपैक्ट। जो केपेक्स कर रहे हैं इनके जो यील्ड्स होंगे, डिस्टिलेट यील्ड्स, आई थिंक दे कैन इंप्रूव सब्सटेंशियली, एंड GRMs कैन बी वेरी वेरी सपोर्टिव गोइंग अहेड एज वेल। तो लॉन्ग टर्म व्यू में पॉजिटिव रखता हूँ, लेकिन शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स के लिए आई थिंक सम मनी कैन बी टेकन ऑफ द टेबल, क्योंकि स्टॉक्स काफी भाग चुके हैं और वैल्यूएशन भी थोड़े स्ट्रेच हो रहे हैं फॉर एग्रेसिव बाइंग एट दिस लेवल। ओके, OMCs। चलिए अब आज देख लेते हैं आपके लिए ट्रेडिंग के बेहतरीन मौके, स्टॉक 2020 का अपडेट।
पूरी टीम पर नजर डालकर देखिए किस तरह की निकल कर आई है। बल्लेबाजों से शुरुआत करी है रॉयल ऑर्किड, नतीजों के साथ बोनस के ऊपर बोर्ड बैठक होने वाली है आज। ऑटो लाइन की भी आज एक बोर्ड बैठक है जिसमें प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट के ऊपर विचार करेंगे। और एस्कॉर्ट्स में देखिए क्या ज़बरदस्त तेज़ी देखने को मिली, कल का मोमेंटम आज कंटिन्यू रहेगा। जिस तरह से जो नॉन कोर कारोबार हैं उसको बेच रहे हैं, उसके लिए खबर पॉजिटिव है। इसीलिए एसटीसी, केशोराम इंडस्ट्रीज, डेल्टा कॉप, ये कुछ और स्टॉक्स हैं जहां पर तेजी करने की राय है, लेकिन बिकवाली की राय है आदित्य बिरला नूवो में आज गैप डाउन ओपनिंग दिखाएगा ये स्टॉक। भारतीय एयरटेल पर भी नजर रखिए शॉर्ट साइड पर, और लॉन्ग साइड पर जाना हो तो टाटा कॉफी के अच्छे नंबर्स के बाद कॉफी डे के ऊपर नजर रखिए। और अच्छे नंबर्स आए जेके लक्ष्मी सीमेंट के, यहां पर भी तेजी देखने को मिल सकती है आज। मेरी टीम में आपके पास बिकवाली के कई ऑप्शंस हैं, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, इलाहाबाद बैंक और बैंक ऑफ इंडिया, यहाँ शॉर्ट करके चलिए, लेकिन ग्रासिम में खरीदारी करिए क्योंकि एबीनूवो का जो पूरा मर्जर वाला मामला है उसमें इनके फेवर में है। वही फिनिक्स मिल, जीएसएनएस अच्छे नतीजों के आधार पर यहाँ पे खरीदारी की सलाह है। सन फार्मा कमजोर नतीजे पेश करेगा इसलिए शॉर्ट की सलाह बनती है। श्रेय इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतरीन परफॉर्मेंस कर रहा है, सहज यूनिट में स्ट्रेक सेल हो रहा है तो वहाँ पे पॉजिटिव खबर है, खरीदारी करिए। और टानला सॉल्यूशन में पूरी रिवाइवल की स्टोरी है, यहाँ पे भी खरीदारी की सलाह होगी। और बाजार मजबूत शुरुआत करते हुए दिख रहे हैं प्री ओपनिंग सेशन में। 60 अंकों पर सेंसेक्स और 13 अंकों पर निफ्टी पर हैं। लेकिन अब कुछ बेहतरीन पिक्स ले लें। आशीष चतुर्मता ने एल&टी फाइनेंस और कोटक बैंक खरीदने की राय दी थी। 2 और शेयर हैं उनके पास, टीसीएस और एलआईसी। टारगेट्स बताएं सर इसके। जी टीसीएस पे मेरा मानना है कि स्टॉक अपने ऑल टाइम हाई को क्रॉस करेगा। लास्ट 2 सालों से कंसोलिडेट हो रहा है और बहुत अच्छा ओपन इंटरेस्ट का इजाफा लास्ट 2-3 दिनों में देखने को मिला है। तो 2640 का एक स्टॉप लॉस रखिए, 2820 तक के स्तर नेक्स्ट 3-4 दिनों में टीसीएस के अंदर देखने को मिल सकते हैं। और चौथी पिक होगी मेरी हाउसिंग फाइनेंस के अंदर में, जिसके अंदर में एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस काफ़ी स्ट्रॉन्ग नज़र आ रहा है। स्टॉक के अंदर में 507 का एक स्टॉप लॉस रख के 548 तक के टारगेट्स देखने को मिल सकते हैं। और राघव साहब आपकी बची हुई पिक्स कौन सी हैं आज के लिए? हेमंत, मेरा एक वोल्टास में बाय है जो मेरा बीटीएसटी भी कल था हमारा, इसमें 354 का स्टॉप लॉस होगा, 375 का टारगेट होगा। एक बैंक ऑफ बड़ौदा में सेल है जो मुझे लगता है थोड़ा सा वीक होगा, 151 के स्टॉप लॉस से बेचा जा सकता है फॉर अ टारगेट ऑफ 136। एक सेल है भारती इंफ्राटेल जिसमें प्राइस और वॉल्यूम ब्रेकडाउन कल देखने को मिला, ये 375 के स्टॉप लॉस से बेचा जा सकता है फॉर अ टारगेट ऑफ 354। ओके, तो ये राय है। और एक और ऑप्शन की रणनीति है आशीष के पास। आशीष कौन सा ऑप्शन चुना है, कॉल पुट किस स्टॉक में? अनिल जी देखिए, मुझे लगता है कि एफएमसीजी स्पेस भी काफ़ी स्ट्रेंथ में है और उसके अंदर में हिंदुस्तान लीवर यहाँ पर पे मुझे लगता है एक बड़े स्ट्रेंथ हमें देखने को मिल सकती है। इसके अंदर में 940 की कॉल ऑप्शन पे लॉन्ग पोजीशन हम रिकमेंड कर रहे हैं। 13 रुपये के आसपास का प्रीमियम है, डाउन साइड में 6 रुपये का एक स्टॉप लॉस रखना है और ऊपर में मेरा मानना है ये प्रीमियम जो है वो 27 से 28 रुपये तक के हमें नेक्स्ट 3-4 दिनों के अंदर में देखने को मिल सकता है। बिल्कुल, और कल भी हमने देखा था HUL, ITC, ये कुछ स्टॉक्स थे जो सबसे अच्छा प्रदर्शन दिखा रहे थे सेक्टर्स में। FMCG सेक्टर में अच्छी तेजी देखने को मिल रही थी। राकेश, वोल्टास आपकी लिस्ट में भी मैं देख रहा हूँ, वागले साहब भी कह रहे हैं यहाँ पर तेजी होनी चाहिए। वोल्टास में आपके टारगेट्स क्या हैं और दूसरे कौन से पिक्स हैं आज के लिए? हेमंत जी, वोल्टास में कल के सत्र में एक ब्रेकडाउन देखने को मिला है। जो एक करेक्शन थी वो खत्म हुई है। 343 के अराउंड स्टॉक ने एक डबल बॉटम लगाया है, वहां के स्टॉप लॉस होने चाहिए। 385 के टारगेट के लिए वोल्टास को बाय करना चाहिए। एक दूसरा एक बाय कॉल रहेगा आयशर मोटर्स पर, जहां की टेक्निकल स्ट्रक्चर एकदम इंटैक्ट है। किसी भी मार्केट करेक्शन में अभी रिसेंटली निफ्टी की आयशर मोटर ने पार्टिसिपेट नहीं करा है। 21,360 पर एक स्टॉप लॉस लगाना चाहिए। 23,630 के लक्ष्य के लिए आयशर को बाय करना चाहिए। एचसीएल टेक काफी अच्छा लग रहा है टेक्निकली, 805 का स्टॉप लॉस, 855 के लक्ष्य के लिए एचसीएल टेक को बाय करें। टीसीएस में टेक्निकली काफी बेहतरीन टेक्निकल स्ट्रक्चर है, हायर टॉप्स हायर बॉटम्स का रुझान है। 2629 का एक स्टॉप लॉस, 2800 के टारगेट के लिए टीसीएस को बाय करना चाहिए। तो ये तमाम स्टॉक्स है जहां पर खरीदारी करने का मौका है। एचसीएल टेक, टीसीएस, आयशर और टाइटन, यहां पर तेजी हो सकती, इन पर नजर रखें। बैंक्स रहेंगे मजबूत, फार्मा रहेगा मजबूत, ये शुरुआती संकेत आते हुए दिख रहे हैं प्री ओपनिंग सेशन से हमें आज के लिए। लेकिन 10% नीचे एविनो खुल रहा है। राकेश बताएं इसके लिए फिर क्या लेवल्स अहम होंगे? अभी अगर ये 1400 के आसपास खुलता है, अगला सपोर्ट कहाँ होगा? देखिए अनिल जी, स्टॉक ने एक बड़ी रैली, वी शेप रैली दिखाई है और टेक्निकली अगर आप देखें तो बड़ा सपोर्ट तो नीचे में 1280 के अराउंड ही एक सपोर्ट आता है। उससे पहले जिस तरीके की वी शेप रैली देखने को मिली है, आसपास के कोई सपोर्ट नहीं है।
ओके, फिलहाल आसपास सपोर्ट नहीं है और 1400 पे खुलेगा तो देखें। अच्छा, बता दूं आपको दर्शकों को भी, जो भी वायदा कारोबार के शेयर हैं उनके लिए एक 10% का सर्किट फिल्टर है, लेकिन वो सर्किट फिल्टर ऐसा नहीं कि दिन भर के लिए, जैसे ही 10% हिट किया ऊपर या नीचे की तरफ, आधा 1 मिनट के लिए उन लेवल पर स्टॉक रुकता है, फिर एक्सचेंज देखते हैं कि भाई और लिमिट खोलनी चाहिए, फिर 5% के लिए खोली जाती है। अगर वो 5% का भी फिर टच हो जाए तो फिर एक और 5% की खोली जाए, ये सिस्टम है। तो 10% क्यों आदित्य बिरला नो आपको प्री ओपनिंग सेशन में नीचे दिख रहा है, सिर्फ इसी वजह से कि भाई पहले 10% मैक्सिमम गिर सकता है। पहली टिक में 10% होगा तो 30-40 सेकंड में आपको नया लेवल नीचे आता हुआ दिखेगा। अभी कितना गिरता है देखने वाली बात होगी। अच्छा, एबीनो गिर रहा है, इसके चक्कर में आप देखिए ग्रासिम भी गिर रहा है। ग्रासिम भी 2% कमजोर, जबकि ग्रासिम के लिए स्वैप रेशियो पॉजिटिव आया है और साथ ही उन्हें एबी फाइनेंशियल सर्विसेज के शेयर भी मिलेंगे, जो पहले अंदाजा लगा रहा था उसमें किसी ने नहीं सोचा था कि ग्रासिम के शेयर होल्डर्स को खुश करने के लिए उन्हें भी फाइनेंशियल सर्विसेज के शेयर दिए जा रहे हैं। लेकिन अल्टीमेटली अब तो रेशियो हो गया ना, तो फिर दोनों स्टॉक साथ में चलेंगे, साथ में गिरेंगे उसी प्रोपोर्शन में, तो ग्रासिम को भी नुकसान उठाना पड़ रहा है। चलिए शुरुआत करते हैं भारतीय बाजारों की, देखते हैं आज किस तरह का माहौल देखने को मिलता है बाजारों में। और 8600 के पार खुलता हुआ निफ्टी 15 अंकों की मजबूती के साथ, सेंसेक्स 70 अंक ऊपर खुलता हुआ दिख रहा है। ग्रासिम 3% के नुकसान के साथ टॉप लूजर निफ्टी पर, बीपीसीएल 1.5% नीचे, एसबीआई में कमजोरी के साथ शुरुआत आधा % नीचे, आईटीसी थोड़ा सा कमजोर खुलता हुआ दिख रहा है। मजबूत क्या है, एक्सिस बैंक 1.25% मजबूत, टाटा मोटर, सन फार्मा पर रखी नजर। सन फार्मा कल के हाइज के पार निकलने की कोशिश करता हुआ दिख रहा है, क्योंकि आज नतीजे और नतीजे के पहले है मजबूत। अल्ट्राटेक सीमेंट में 1% की मजबूती, जैसा हम कह रहे थे कि इनके लिए पॉजिटिव है। भेल मजबूत खुलता हुआ दिख रहा है 1.25% ऊपर, हिंडाल्को मजबूत खुलता हुआ दिख रहा है। तो ये है बाकी शेयरों का हाल। सेंचुरी मार चुका है सेंसेक्स, 125 अंकों का दमदार उछाल सेंसेक्स में आपको दिखेगा और निफ्टी 8620 के नजदीक पहुंचता हुआ दिखा। तो अच्छी तेजी के साथ शुरुआत होती दिख रही है और इस तेजी को लीड कर रहा है बैंक निफ्टी। हम यही कह रहे थे, देखिए बैंक निफ्टी में कल पोजीशंस काफी कम हुई है, मंदी की पोजीशंस कटी है, तो बैंक निफ्टी ने आज 0.5% का दमदार उछाल दिखाया। तो पहले लीडरशिप बैंक निफ्टी से आती हुई दिख रही है और वो भी प्राइवेट बैंक से, जो हमारे एक्सपर्ट्स भी रिकमेंड कर रहे थे। कोटक बैंक रिकमेंड किया है, आशीष ने। आप देखिए बाकी बैंक्स भी मजबूती के साथ खुलते हुए दिख रहे हैं, यहाँ से तेजी बनती हुई नजर आ रही है। तो ओवरऑल एक मजबूत शुरुआत। ग्रासिम का स्टॉक और एबीनुओ पर नजर रखिए, यहाँ पर कमजोर शुरुआत हुई है, 15% का बड़ा कट एबीनुओ पर आता दिख रहा है, 16%। तो 2 सर्किट लग के खुल चुके हैं, यहाँ पर एबीनुओ पे बड़ी तेज मार पड़ती हुई दिख रही है और इसी का साथ देता हुआ ग्रासिम 5% नीचे अब हो चुका है। तो ग्रासिम और एबीनुओ आज के 2 बड़े एक्सीडेंट जो बाजार का मूड खराब करते हुए दिख रहे हैं, सिर्फ इन्हीं 2 स्टॉक्स में। बाकी तो 150 अंकों का बड़ा उछाल सेंसेक्स में और निफ्टी 8625 के पार निकलता हुआ शानदार खरीदारी है। बिल्कुल अनिल, और आप देखिए इसका जो खामियाजा है ग्रासिम और एबीनुवो का, वो आइडिया को भी झेलना पड़ रहा है। पूरा का पूरा ग्रुप के स्टॉक्स में देखिए दबाव देखने को मिल रहा है। आइडिया भी 1% नीचे है और वैसे भी टेलीकॉम कंपनियों के लिए खराब खबरें आती हुई डीओटी ने जिस तरह से एक नोटिस भेजा है कि इन्होंने अंडर रिपोर्टिंग की थी। ना सिर्फ आइडिया, नजर रखिए भारती पर भी, भारती के स्टॉक में भी देखिए करीब 0.5% की कमजोरी देखने को मिल रही है। रिलायंस कम्युनिकेशन हालांकि थोड़ा सा मजबूती के साथ कारोबार इस समय कर रहा है, लेकिन आपकी नज़र होनी चाहिए कुछ ऐसे स्टॉक्स पर जिनमें खबरों के दम पर एक्शन देखने को मिल रहा है। रानी इंजन, यहाँ पर जो आप देखिए खबरें आई हैं वो काफ़ी पॉजिटिव आई हैं, 12% की तेज़ी यहाँ पर देखी जा रही है। ऑटोलाइन इंडस्ट्रीज 4% मजबूत है, बोर्ड मीटिंग से पहले रॉयल ऑर्किड में तेज़ी देखने को मिल रही है। प्राइवेट सेक्टर बैंक, जैसा कि अनिल कह रहे थे, अच्छा प्रदर्शन दिखा रहे हैं। एक्सिस बैंक इसको लीड इसलिए कर रहा है क्योंकि जो MSCI इमर्जिंग मार्केट इंडेक्स में रीजिग हुआ है, या फिर कहें जो उसमें बदलाव हुए हैं, उसके चलते इन्फ्लोज आएंगे करीब करीब $523 मिलियन के एक्सिस बैंक में, और इसीलिए देखिए 2.5% की तेजी के साथ ये शेयर कारोबार करता हुआ। भेल में तेजी है, नतीजों से पहले हिंडाल्को में तेजी है। नोवालिस के अच्छे नंबर्स आए थे तो हिंडाल्को में यहाँ पर लोग तेजी कर रहे हैं। एक्सपेक्टेशंस यही कि इसके नंबर्स भी आज अच्छे आएंगे। यस बैंक में भी तेजी इसीलिए ही देखने को मिल रही है क्योंकि MSCI इंडेक्स में जिस तरह से इन्फ्लोज देखने को मिलेंगे उसमें करीब करीब $224 मिलियन का इन्फ्लो इसमें भी आएगा, इसीलिए यहाँ पर तेजी देखने को मिल रही है। तो प्राइवेट सेक्टर में ये 2 ऐसे स्टॉक्स हैं जहाँ अच्छा प्रदर्शन आज के सत्र में साफ तौर पर खबरों के दम पर देखने को मिल रहा है। हालांकि डॉक्टर रेड्डीज देखिए थोड़ा कमज़ोर है, शुगर शेयर कमज़ोर हैं। धामपुर शुगर 4-4.5% नीचे आज ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है। और हम आपसे कह रहे थे MSCI इंडेक्स में एक्सपेक्टेशंस ये थी कि पिडिलाइट में चेंजेस होंगे, ये शामिल होगा, ऐसा नहीं हुआ है। और पिडिलाइट में देखिए 1% की गिरावट के साथ इस समय कारोबार हो रहा है। बजाज फिनसर्व एक और ऐसा स्टॉक है जो इस समय करीब करीब 2% के आसपास नीचे इसीलिए ट्रेड करता हुआ आपको नजर आएगा क्योंकि यहाँ पर भी मायूसी हाथ लगी है। तो खबरों के दम पर तगड़ा एक्शन देखने को मिल रहा है, लेकिन SBI पर नजर रखिए, ये शेयर
नतीजों से पहले कमज़ोर है। ये शेयर इंपॉर्टेंट है आज के दिन सेकंड हाफ में दिशा तय करने के लिए। नंबर्स कमज़ोर आए तो नीचे जाएगा और मूड खराब करने का काम कर सकता है, ठीक उसी तरह जिस तरह से बैंक ऑफ बड़ौदा ने कल किया। टॉप गेनर LIC हाउसिंग फाइनेंस वायदा कारोबार का टॉप पिक आशीष चतुर्वेदी की। आशीष जी ने क्या स्टॉक रिकमेंड किया, देखिए खुलते ही दौड़ लगा रहा है तेज, और साथ ही एक्सिस बैंक देखिए 2% मजबूत है। लेकिन एक स्टॉक जो हमेशा से हेमंत के रेडार पर रहता है, आज मेरे रेडार पर आया है, वो लाते हैं आपके सामने। नोसिल का शेयर लाइए। और NSE पर क्या हो रहा है, नोसिल में जबरदस्त कारोबार हो रहा है। नोसिल में भारी भरकम वॉल्यूम, नोसिल का शेयर 2% नोसिल की इक्विटी बदलती हुई दिख रही है और 31,15,000 शेयरों का ट्रेड नोसिल में होता हुआ दिख रहा है। तो जबरदस्त वॉल्यूम के साथ, और हेमंत इसलिए मैं बजाय इसके ज़्यादा डिटेल्स बताऊं क्योंकि आपने कई बार स्टॉक 2020 में इसे रिकमेंड किया है और स्टॉक में अच्छी खासी तेजी बनी, बड़ा एक्शन हो रहा है वो नोसिल में। रबड़ केमिकल के ऊपर जिस तरह सरकार ने एंटी डंपिंग ड्यूटी लगाने का बढ़ाने का फैसला किया था, उसके चलते ये खबर के चलते आप देखिए 2-3 दिन पहले ये स्टॉक का फोकस में था, आज वापस से रिन्यूड बाइंग यहाँ पर देखने को मिल रही है। % हिस्सेदारी बदलना बड़ी चीज़ है, मतलब इतना वॉल्यूम है, और जनरली इस तरह के स्टॉक्स में आप इतना बड़ा एक्शन वॉल्यूम के लिहाज से देखते नहीं है। तो ये बड़ा केमिकल कंपनियों के लिए देखिए समय काफी अच्छे आ रहे हैं, समय अच्छा चला। तो वागले साहब फटाफट नोसिल के चार्ट्स टारगेट बताएं, और क्या ये कोई ब्रेकआउट के संकेत दे रहा है? वॉल्यूम पे ब्रेकआउट तो मिल जाएगा आपको इस डील के चलते, लेकिन प्राइस में भी कोई ब्रेकआउट है? देखिए 7% मजबूत है। अनिल जी, लगता है ये 62-63 तक जा सकता है। स्टॉप लॉस 57 के नीचे होना चाहिए। 57 के नीचे स्टॉप लॉस और 62 तक के टारगेट्स हमारे एक्सपर्ट आपको दे रहे हैं। तो इस शेयर पर रखिए नजर। कैश मार्केट का स्टॉक आज आपने पिक किया है। जनरली आप FNO का शेयर एक्चुअली FNO का भी है लेकिन बड़ी नहीं है, और वो स्टॉक इसलिए मैं बताना चाहता हूँ, अब जस्ट अभी हुआ है 20 सेकंड पहले, आदित्य बिरला नुवो एबी नुवो और ग्रासिम में देखिए क्या दो बड़े ट्रेड दिख रहे हैं यहाँ पर। एक 50,000 का है, एक 42,000 शेयर का है एबी नुवो में, और अलग अलग प्राइस पे 1253 और 1270 पे यहाँ पर ट्रेड हो रहा है। तो यहाँ पर थोड़ा सावधान रखिए, ये ट्रेड वेट की कोई 22%, और वो देखिए आप ग्रासिम 7% नीचे। तो जो फंड मैनेज देखिए, ये जो शेयर था ये ठीक है रिटेल इन्वेस्टर्स के पास तो थे, लेकिन ज़्यादा बड़ी क्वांटिटी जो है ना वो फंड मैनेजर्स के पास थी। इस फॉल से ये समझ में आता है कि वो निराश हैं, और मुझे लगता है कि अभी कंसर्न्स उठाए जाएंगे। इस डील को आगे बढ़ाने के लिए कोई फेवर में है नहीं बाजार में। ऐसे कॉम्प्लेक्स डील करने की ज़रूरत क्या है? एक्चुअली दिक्कत ये है कि आप, अच्छा एक और बड़ी बात जो शायद हम करना रहेगी, एक्चुअली इनडायरेक्टली इस डील के बाद ग्रासिम में प्रोमोटर्स की स्टेक बढ़ जाएगी। जी हाँ, बढ़ने वाली, इसीलिए तो किया गया। ये पॉइंट हम बोलना मिस हो गया था, लेकिन ये एक और नेगेटिव है। तो लोगों को लगता है कि फिर आप रिस्ट्रक्चरिंग करके क्यों स्टेक बढ़ाने, तो मतलब कोई रीज़न नहीं था। अभी ये कितना रिएक्शन क्या देता है ये तो हर एक फंड मैनेजर के मूड पे बदल सकता है। मैं तो सिंपल चीज़ एक जानता हूँ, देखिए टॉप बाय था अनिल ये सारे फंड मैनेजर्स का। मुझे अगर इंटरेस्ट है फाइनेंशियल सर्विसेज में, मेरे पास लंबी लिस्ट है खरीदने की, बहुत ऑप्शन है NBFCs और फाइनेंशियल। मुझे अगर मेटल्स में इंटरेस्ट है तो मैं हिंडाल्को लूँगा, मुझे टेलीकॉम में अगर इंटरेस्ट है लेना ही है तो आइडिया लूँगा, सीमेंट में तो अल्ट्राटेक लूँगा, मैं ग्रासिम और एबी नुवो तो कभी नहीं लूँगा। बिल्कुल, चलिए तो ये हैं आज के बड़े वाले एक्सीडेंट्स। आप देख सकते हैं आपकी स्क्रीन्स पर अनिल, और मुझे दुख ये होता है कि ये शेयर ज़्यादातर फंड मैनेजर्स के पास थे, और उन फंड्स में रिटेल इन्वेस्टर्स ने पार्टिसिपेट किया हुआ था, और सब लोग मानते थे कंसेंसस बाय थे। और एबी नुवो तो खास तौर पर आप किसी से ही पूछिए, जिस तरह की वैल्यू सम ऑफ द पार्ट्स जोड़ के लोग बताते थे। जो अच्छा 6 महीने का चार्ट दिखाइए, पता चलेगा कि वो कहते हैं ना कि 9 दिन चले अढ़ाई कोस और एक दिन में पूरा आधा पीछे आ गए। तो 30-25% अगर एक दिन में निकल जाता, 25% बढ़ने में वक्त लगता है। लंबा चार्ट दिखाइए जरा, 6 महीने में 60% बढ़ा हो। फिर हालांकि आज की प्राइस को एडजस्ट करके 60% है, लेकिन आप देखिए अदरवाइज ये 80-90% ऊपर था जी। चलिए थोड़ा रिलीफ ऐसा लग रहा है कि आता हुआ दिख रहा है। अब निचले स्तरों पर थोड़ा सपोर्ट ही है, वो कोई तेजी नहीं। 1176 का लो बनाने के बाद 1225 निचले स्तर से 50 रुपये ऊपर आया है आदित्य बिरला नुवो। अच्छा यहाँ पर देखते हैं हमारे एक्सपर्ट में किसी में हिम्मत है क्या खरीदने की। फटाफट एक क्विक पोल करवा देता हूँ मैं। एक ही जवाब लूंगा आप चारों से, खरीदे या बेचे इस लेवल पर। इस वक्त है 1232। मयूरेश, खरीदे या बेचे एबी नुवो? दूर रहे अनिल जी, दूर रहे। तीसरा ऑप्शन भी आ गया। ओके, नहीं फेयर इनफ, दूर रहे। चलिए राकेश।
अनिल जी खरीदना चाहिए 1100 मुझे बेस लगता है, 1100 के नीचे मुझे नहीं लगता ये स्टॉक जाएगा। थोड़ी सी और गिरावट बढ़े तो लें और मौजूदा स्तरों पे पैनिक ना करें। अब आपका क्या राय है? सेल ऑन अ राइज। उछाल में बिक वाली और चतुर्मोता साहब? मैं अवॉइड करूंगा। तो दो लोग कह रहे हैं अवॉइड करिए। और ठीक बात भी है। खरीदना चाहते हैं वो नीचे और बेचना चाहते हैं वो ऊपर, यानी कि बेसिकली ये नो ट्रेड लेवल है। एक्चुअली सही भी है, गलत नहीं है। चारों एक्सपर्ट्स अगर मिलकर आपको ये राय देने तो उसका रीजन है कि इस तरह के भारी उतार चढ़ाव वाले शेयरों में शुरुआती मिनटों में कुछ भी होता है, कुछ भी 100 रुपए ऊपर नीचे होना आसानी बात है। चलिए 28,000 का स्तर इससे अब फोकस हटाते हैं। सेंसेक्स पर नजर आ रहा है बेहतरीन तेजी देखने को मिल रही है। आप देखिए 23 अंक ऊपर निफ्टी है, 8,600 के ऊपर निफ्टी भी टिका हुआ है। तो अच्छी तेजी भारतीय बाजारों में बनस्पत इसके कि बैंक्स अंडर परफॉर्म कर रहे हैं और खासतौर पर पीएसयू बैंक्स, प्राइवेट सेक्टर के बैंक्स अच्छा प्रदर्शन दिखा रहे हैं, इसीलिए तेजी देखने को मिल रही है। नतीजों से पहले एसबीआई देखिए आप थोड़ी कमजोरी दिखाता हुआ, इलाहाबाद बैंक के नतीजे आ जाने वाले हैं, ये शेयर भी दबाव में इस समय ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है। तो पीएसयू बैंक्स में कमजोरी है, लेकिन आज हाउसिंग फाइनेंस कंपनियों का दिन है। अनिल कल भी हम कह रहे थे हाउसिंग फाइनेंस सेक्टर काफी अच्छा प्रदर्शन दिखा सकता है और जिस तरह से सेबी अब आगे आया है और सेबी ने कहा है जो बॉन्ड्स हैं उसमें म्यूचुअल फंड्स अब ज्यादा हिस्सेदारी खरीद सकते हैं। आप देखिए डीएचएफएल का शेयर, हाउसिंग फाइनेंस सेक्टर का स्टॉक 2.5% मजबूत है। एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस जो हमारे एक्सपर्ट कह रहे थे आशीष चतुर्मोता जी, यहां पर खरीदारी करिए, ये 2% की तेजी दिखा रहा है। और लोग पीएसयू बैंक से काफी डिसअपॉइंट हुए हैं नतीजों से, ये सेक्टर उससे बेटर दिख रहा है अब नहीं? ये बात तो तय है कि सरकारी बैंक पीएसयू बैंक से हाउसिंग फाइनेंस कंपनियां बेहतर दिख रही है। लेकिन एक चीज जो हेमंत देख रहा हूं मैं, ग्रासिम और एबिनो से नजर हट नहीं रही, एक्शन बड़ा होता दिख रहा है। देखिए क्या हो रहा है ग्रासिम में, 6.5% स्टॉक कमजोर है वायदा कारोबार में और ओपन इंटरेस्ट में 16% का इजाफा है। देखिए यानी कि शॉर्ट्स बने हैं। अब आइए एबिनुओ में, एबिनुओ में क्या हो रहा है, कमजोरी है 21% की और ओपन इंटरेस्ट घटा है 2%। यानी कि हो ये रहा है एबिनुओ में तेजी की पोजीशंस कम हो रही है और ग्रासिम में शॉर्ट्स बन रहे हैं। तो अब आशीष सवाल आपके लिए, पहला वाला तो ज़्यादा आसान था, आपने हाँ ना दूर रहे सब कर दिया। अब ये बताइए एबिनुओ शॉर्ट या ग्रासिम शॉर्ट एबिनुओ लॉन्ग पेयर ट्रेड होगा? देखिए अनिल जी, मेरा ही मानना है कि डेफिनेटली बिल्कुल जैसा आपने कहा ग्रासिम लॉन्ग और जो भी मतलब मैंने तो आइडिया दिया आपको, ग्रासिम लॉन्ग लगता है ग्रासिम शॉर्ट लगता है, जो भी करें दोनों में एक पेयर ट्रेड चाहिए मुझे। जी, तो मेरा ही मानना है कि अगर से पेयर ट्रेड को सही तरीके से देखा जाए तो ग्रासिम शॉर्ट, ग्रासिम लॉन्ग और आदित्य बिरला नोवो शॉर्ट यही स्ट्रैटेजी रहेगी। क्योंकि देखिए इसके अंदर में जो रेशियो है वो कहीं ना कहीं इसके अंदर में ग्रासिम के भी शेयर होल्डर्स को फाइनेंशियल सर्विसेज के शेयर मिलेंगे और जो ओवरऑल स्ट्रक्चरिंग है उसको देखते हुए मुझे लगता है कि ग्रासिम के अंदर में कहीं ना कहीं जो पेयर ट्रेड है वो लॉन्ग साइड के अंदर ज़्यादा फेवर करता है। बट इस स्ट्रैटेजी के अंदर में मेरा ये मानना है कि 3 से 4% का आपको टोटल एक्सपोजर पे स्टॉप लॉस रखना होगा, क्योंकि उसके बाद अगर से ये स्टॉप लॉस कोई हिट करता है तो मुझे लगता है जो रेशियो है वो काफ़ी अनफेवरेबल हो सकता है। और आप साइड में मुझे मेरा मानना है 6-7% का गेन इस पूरी स्ट्रैटेजी के अंदर में देखने को मिल सकता है। चलिए, तो ये स्ट्रैटेजी आपको पैसा बनाकर दे सकती है। लेकिन आप देखिए सेंसेक्स निफ्टी में जिस तरह से तेजी देखने को मिल रही है, हफ्ते का आखिरी कारोबारी दिन जरूर है, लेकिन हमारे सारे एक्सपर्ट कह रहे थे तेजी का ध्यान रखना चाहिए और वाले शेयर के सामने 2 बढ़ने वाले शेयर इस समय। आपकी थीम आज काम कर रही है। नोसिल के अलावा एक और स्टॉक मिला है मुझे आप ही की स्पेस का, केमिकल का, जिसमें बड़ा एक्शन हुआ है, हालांकि लिक्विड कम है। नवीन फ्लोरिन, ये स्टॉक लाइए, ये भी फ्लोरिन और केमिकल के कारोबार में ये कंपनी है। नवीन फ्लोरिन में भी एक ट्रेड हुआ है, 1/3% हिस्सेदारी बदलती हुई दिखी है कंपनी की बीएससी पर ये स्टॉक आपके सामने लाते हैं। वहाँ वॉल्यूम वहाँ पर एक नहीं, मेरे ख्याल से कुछ और ट्रेड हुए हैं। अच्छा, क्योंकि मेरे पास जो डील रिपोर्ट हुई वो अभी तक सिर्फ 32,000 शेयरों की दिख रही है, लेकिन यहाँ तो भारी भरकम कारोबार है, 4.5 लाख शेयर, बहुत बड़ा कारोबार कहा जाएगा 4.5 लाख शेयरों का इनका। ये भी केमिकल कंपनी एक्शन में। जी हाँ, नवीन फ्लोरिन दरअसल हीरो, ये जो आपने बॉम्बे डाइंग ग्रुप की कंपनी है और बेहतरीन कंपनी है। ये भी एक तरह से देखिए इसमें भी काफ़ी सारे इन्वेस्टमेंट्स वाला मामला है, काफ़ी सारी छोटी छोटी कंपनियां हैं जिसके शेयर ये कंपनी ओन करती है। तो ये प्योर केमिकल कंपनी नहीं है, इसके पास काफ़ी सारे शेयर अलग अलग दूसरी कंपनी के। एक और शेयर बता दूं जो आज आप जिसका जिक्र कर रहे थे, जहां पर एक्शन होता दिख रहा है, दीवान हाउसिंग फाइनेंस कंपनी में जो आप एक्शन की बात कर रहे थे। देखिए दीवान हाउसिंग फाइनेंस, फटाफट देखिए ओपन इंटरेस्ट में सबसे ज़्यादा इजाफा कहाँ है, ग्रासिम के बाद दीवान हाउसिंग फाइनेंस में। कोई खबर नहीं है,
ऐसा नहीं आज कोई खबर बिना खबर के जहां पोजीशन बनती दिखती वो स्टॉक मेरे रडार पे फटाफट आते, क्योंकि रिजल्ट है, खबर है, कल जो हमने बताई थी कल वाली होगी। हाँ। आज कोई खबर नहीं, आज लोग ले रहे हैं, इसका मतलब बड़ा इंटरेस्टिंग काम है। तो ये स्टॉक और इसके ठीक पीछे LIC हाउसिंग फाइनेंस जो आशीष ने रिकमेंड किया, तो आशीष आपका LIC हाउसिंग फाइनेंस भी चल रहा है, दीवान हाउसिंग बिग बुल का फेवरेट है दीवान। हाँ बिग बुल का, उनके सारे शेयर चल रहे हैं एक्चुअली, उनका तो समय चल रहा है, ये कहना चाहिए, ठीक होगा। एस्कॉर्ट्स, एप्टेक और क्या क्या नहीं, डेल्टा। LIC हाउसिंग फाइनेंस तो बढ़ चुका है 3% और दीवान हाउसिंग फाइनेंस में भी अब 3% की बढ़ते, यहाँ ओपन इंटरेस्ट 5.25 लाख शेयरों से बढ़ा है। तो दीवान में खरीदारी की जाए 266 पर। अनिल जी आपको याद होगा लास्ट वीक हमने 229 पे स्टॉक को रिकमेंड किया था थर्सडे पे इसी समय, और तब से ये स्टॉक ऑलरेडी 15% की बढ़त दिखा चुका है और मेरा ये मानना है कि और 15% यहाँ से बढ़ सकता है। स्टॉक के अंदर पोटेंशियल है कम से कम 300 के स्तरों को क्रॉस करने का, तो मेरे हिसाब से इस स्टॉक के अंदर में पोजीशन बनानी चाहिए लॉन्ग, और कोई भी डिप आए 255 तक की उसके अंदर में पोजीशंस को आप एवरेज कर सकते हैं। स्टॉक जब तक 255 के नीचे नहीं जाता, मेरा ये मानना है 300-310 के स्तर इस स्टॉक में देखने को मिल सकते हैं। बिल्कुल NCDs को अनिल जिस तरह से जबरदस्त रिस्पॉन्स मिल रहे हैं हाउसिंग फाइनेंस कंपनियों के इशू NCD इशू गुना वरना वो एक बड़ा पॉजिटिव है। मैं तो सोच रहा हूँ ये हाउसिंग फाइनेंस कंपनियां इतना पैसा रेस कर रही हैं, रियल एस्टेट कंपनियों को इसका फायदा मिलने वाला है, क्योंकि इसके बाद तो ये कर्ज देने वाली हैं और कर्ज दे के लोग क्या खरीदेंगे। जी हाँ, कर्ज दे के लोग तो खरीदने वाले रियल एस्टेट ही। रियल एस्टेट स्टॉक्स क्या खरीदारी करनी चाहिए, सोचना चाहिए, या थोड़े दिन और अवॉइड करें? मयूरेश, आपसे राय लेना चाहता हूँ। हेमंत जी, आई थिंक ऑपरेशनल परफॉर्मेंस वीक ही रहेगा, और अगर हम एक 2 क्वार्टर का नजरिया लें तो शायद इंप्रूवमेंट ड्रास्टिकली ना दिखे, पर अगर लंबा नजरिया हो तो आई थिंक स्पेसिफिक कंपनीज बिल्कुल देखी जा सकती है। टेक फॉर इंस्टेंस सोभा लिमिटेड, मेरे ख्याल से आई थिंक जो इसकी साउथ बेस्ड एक डोमिनेंस है और जैसे स्प्रेड हो रहे हैं अक्रॉस वेरियस सिटीज, मेरे ख्याल से आई थिंक अर्निंग्स कैन बी क्वाइट सब्सटेंशियल। मैनेजमेंट ने हालांकि आई थिंक FY17 का गाइडेंस FY16 के तौर पे ही रखा है, बट इन माय ओन ओपिनियन आई थिंक जैसे आप राइटफुली कह रहे हैं, एज द कॉस्ट ऑफ फंडिंग स्टार्ट्स कमिंग डाउन, जैसे मॉर्गेजेस की मात्रा बढ़ती है, जैसे सप्लाई डिमांड डायनामिक्स में एक फेवरेबल इंपैक्ट देखने मिलता है, आई थिंक FY18 ऑनवर्ड्स ऑपरेशनल परफॉर्मेंस कैन इंप्रूव। तो अगर सोभा डिक्लाइन होता है करंट लेवल से, मेरे ख्याल से आई थिंक दैट कैन बिकम वेरी गुड बेट, लेकिन नजरिया लंबा होना चाहिए क्योंकि अगले 2 क्वार्टर का परफॉर्मेंस शायद म्यूटेड या सॉफ्ट ही रहे। इसके अलावा देखिए डेल्टा कॉर्प क्या जबरदस्त तेजी दिखा रहा है, 3% मजबूती के साथ ट्रेड कर रहा है। आप कोई स्टॉक की बात करने वाले थे? आशीष एक स्टॉक आइडेंटिफाई कर रहा है। आशीष कौन सा स्टॉक मिल रहा है आपको? अनिल जी मेरा मानना है इंडियाबुल हाउसिंग फाइनेंस स्टॉक एक कम से कम 5-6% की बढ़त दिखाने की तैयारी कर रहा है, 795 पे चल रहा है। मेरा मानना है 785 का एक स्टॉप लॉस रखिए, 830-835 के टारगेट्स नेक्स्ट 3-4 दिनों में स्टॉक में देखने को मिल सकते हैं। ओके, तो DHFL, LIC हाउसिंग फाइनेंस और अब इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस, इन्हीं का दिन है लगता है। तो मयूरेश, क्या ये खरीदे जाए हाउसिंग फाइनेंस स्टॉक, आपको पसंद है? बिल्कुल अनिल जी, आई थिंक आई बीन वेरी ऑप्टिमिस्टिक काफ़ी समय से, और मुझे लगता है जैसे आप NCDs की बात छेड़ रहे थे, NCDs से इनको एक 100 बिप्स का बेनिफिट डायरेक्ट आता है बैलेंस शीट के ऊपर। अगर कॉस्ट ऑफ फंड्स इतने प्रोपोर्शन में रिड्यूस होते हैं तो मेरे ख्याल से आई थिंक जो मॉर्गेजेस की ग्रोथ हम देख रहे हैं, एडिशनल कैपिटल मिलती है टू फ्यूल बैलेंस शीट एक्सपेंशन। ऑन दी अदर साइड आई थिंक अगर हम एसेट क्वालिटी के प्रेशर्स देखें तो स्लोली एंड स्टेडीली आई थिंक दैट इज रिसीडिंग। तो इंडिविजुअली अगर हम स्टॉक्स को देखें विद इन द स्पेस इटसेल्फ, आई थिंक जो रिटेल ओरिएंटेड हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज हैं जैसे LIC है जिसकी मात्रा आई थिंक काफ़ी हाई है, आई थिंक वहाँ पे मॉर्गेजेस एडवांसेस ग्रोथ कैन बी क्वाइट सब्सटेंशियल। बाकी हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज के लिए भी आई थिंक जो स्प्रेड्स और निम्स हैं, आई थिंक दे शुड बी एबल टू एक्सपेंड दैट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। तो आई थिंक मैं एक ऑप्टिमिस्टिक व्यू रखता हूँ और क्लियर डिस्क्लेमर, आई थिंक वी कैन बी होल्डिंग दीज इन आवर पोर्टफोलियोज। चलिए, तो नजर रखिए हाउसिंग फाइनेंस सेक्टर पर, अच्छा प्रदर्शन दिखाने वाला सेक्टर हो सकता है। और वैसे भी आज इस सेक्टर की बारी इसलिए भी आप कह सकते हैं जब इतने सारे दिग्गज PSU बैंक्स के नतीजे हों, तो वो सेक्टर तो सब लोग वेट एंड वॉच के मोड में होंगे। अगर फाइनेंशियल सेक्टर पसंद है तो आप देखिए 2 स्टॉक्स जो सबसे अच्छा प्रदर्शन दिखा रहे हैं आज के दिन, वो पहला है एक्सिस बैंक, दूसरा येस बैंक, और दोनों के पीछे कारण वही जो MSCI इमर्जिंग मार्केट इंडेक्स में इन्फ्लोज बढ़ रहे हैं, ये शेयर इतने दौड़ चुके हैं, तो अब हाउसिंग फाइनेंस सेक्टर अच्छा प्रदर्शन दिखाता हुआ। इसके अलावा नजर रखिए IDFC बैंक पर भी, ये शेयर भी अच्छा प्रदर्शन दिखा रहा है। नतीजों से पहले हिंडाल्को भी मजबूत है और वोल्टास और भेल में भी तेजी देखने को मिल रही है। IIP के जो आंकड़े हैं वो आज देर शाम आने वाले हैं, एक्सपेक्टेशंस ये है कि 2% के आसपास के वो नंबर हो सकते हैं। तो कैपिटल गुड स्टॉक्स में भी मजबूती देखने को मिल रही है, खासतौर पर इन दोनों स्टॉक्स में इसी एक्सपेक्टेशन में कि IIP मजबूत रहेगा फिगर। और फाइनली राहत के संकेत AB नुओ के लिए नहीं, ग्रासिम के लिए।
ग्रासिम की गिरावट थोड़ी कम हुई है, अब ग्रासिम महज 2% कमज़ोर है, लेकिन एबी इन्वो अभी भी 19% कमज़ोर है। यहाँ पर अभी भी मार पड़ती हुई दिख रही। तो 1225 रुपए के आसपास का पोल, अब 1270 के आसपास का दाम यहाँ पर होता हुआ दिख रहा है। ओएमसीज की बात हम सुबह कर रहे थे कि ये कमज़ोर होंगी। बीपीसीएल देखिए 2% के नुकसान के साथ टॉप लूजर है। मिड कैप सरकारी बैंक का मिक्स सा रुझान दिखा रहे हैं, थोड़ा ढीले की तरफ ही हैं। इलाहाबाद बैंक, बैंक ऑफ इंडिया, ओबीसी, एसबीआई, ये तमाम शेयर है जो थोड़े कमज़ोर होते हुए दिख रहे हैं आज के सेशन में। इंडिया सीमेंट जो वायदा कारोबार के बैन में, LIC हाउसिंग फाइनेंस की तो रफ्तार, आशीष जी क्या कमाल कर रहे हैं आप, 4% भागा ये। इवन दीवान हाउसिंग अभी भी मजबूत है अच्छा खासा। इंडिया बुल्स हाउसिंग में अब 800 रुपये के आसपास के लेवल आते दिख रहे हैं। तो मजबूत तो यही स्पेस है मन, जहाँ पर मिड कैप्स में, हाई बीटा में जहाँ ट्रेडर्स का पैसा बन रहा है। जी हाँ, तो ये स्पेस अच्छा प्रदर्शन आज के दिन दिखा रही है। साथ ही डेल्टा कॉप, NCC, ये कुछ और ऐसे स्टॉक्स हैं अनिल जो अच्छी तेज़ी आज के दिन दिखाने में कामयाब रहे हैं। और टाटा मोटर्स जैसे स्टॉक्स में भी आप देखिए मजबूती देखने को मिल रही है। तो अनिल आज मूड हफ्ते के आखिरी कारोबार दिन देखिए पॉजिटिव है बाजार का। 2 दिनों की गिरावट के बाद कल हम संभले और आज मजबूती को और बढ़ा रहे हैं, ये कॉन्फिडेंस की बात है। 15 अगस्त से पहले जो सोमवार है, छुट्टी के दिन है, लॉन्ग वीकेंड है, उससे पहले यहाँ पर बुल्स थोड़े कॉन्फिडेंट होते हुए। वक्त है हमारे विशेषज्ञों से विदा लेने का। संदीप वागले साहब, आशीष चतुर्मोता जी, मयूरेश जोशी जी और राकेश बंसल जी, आप सभी का धन्यवाद समय निकालने के लिए और आज इस चर्चा में शामिल होने के लिए। चलिए कुछ और एक्सपर्ट्स को जोड़ते हैं।